हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संगम युग के बारे में और संगम युग के बारे में जितना भी हो सकता था डिटेल में हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की। कुछ अपने इनपुट्स जो कि सिंपल लैंग्वेज में हम ऐड कर सकते थे उन सब चीज़ों को हमने ऐड किया ताकि हम उसको थोड़ा सा, क्योंकि तमिल में भी है और संस्कृत का भी ज़्यादा उसमें जो है योगदान रहा था। तो इसलिए हमने सोचा था कि उसको थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज में अगर हम पढ़ेंगे, तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा जो है याद रह सकती हैं चीज़ें। बात करते हैं 20th पार्ट की लूसेंट के और गुप्त साम्राज्य की हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है वीडियो रहेगा उसी तरीके से 30 मिनट प्लस तो पक्का जाएगा, क्योंकि 1.5 पेज के करीब जो है ये वीडियोस है, मतलब पेज है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है किसने की थी, ठीक है। पेन ही नहीं ऑन हो रहा था। तो इस वंश की स्थापना जो है किसने की थी? इस वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी और 280 तक, लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने जो है शासन किया था, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो है पढ़ते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो है तीसरी शताब्दी में हुआ था और तीसरी शताब्दी के भी अंत में हुआ था और ये प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी में हुआ था। मतलब प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी, कौशाम्बी में जो है इसके आसपास, मतलब इसके इर्द गिर्द जो है जो जगह थी, जो क्षेत्र था, उसको जो है गुप्त साम्राज्य के अधीन माना गया है। गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे, ये माना गया है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। तो ये एक सीक्वेंस जो है ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कहीं पे आप लिख लीजिए। लास्ट राजा भी आपको याद रखना है और फेमस राजा याद रखना है और जिसने स्थापना की थी उसका नाम तो आपने याद रखना ही है। इतना तो इम्पोर्टेंट ही होता है। देखो, सबसे पहले श्रीगुप्त आ गया, उसके बाद घटोत्कच आ गया, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, उसके बाद समुद्रगुप्त आता है जो कि फेमस राजा था इस मतलब डायनेस्टी का। उसके बाद रामगुप्त आते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, उसके बाद जो है स्कंदगुप्त आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है कई बार रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। प्रथम महान कहा है मैंने, पूरा महान नहीं। ये जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। देखो, कई बार है ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिकी होते हैं वैसे। महाराजाधिराज बहुत सारे राजाओं ने उपाधि धारण की है। गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये जो है कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। कई बार ये कुमार देवी से रिलेटेड भी पूछ लिया गया है, देखा गया है ऐसा। फिर गुप्त संवत की स्थापना जो है शुरुआत किसने की थी? तो ये दो चीज़ें इनके जीवन काल में रही थी और इसी के कारण इनको काफ़ी फेमस माना जाता है, ठीक है। और इनके समय में जो है इसी तरीके की चीज़ें हुई थी। तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है क्या किया था, 319 या 20 बी पूछ लिया जाता है। 319 भी ऑप्शंस में मिल जाता है कई बार और 320 भी मिल जाता है और दोनों तो लगभग नहीं मिलते हैं। तो 320 या 19 दोनों ही ध्यान रखने हैं। इस समय पर गुप्त संवत चलाया गया था, ठीक है। और किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त, ओके। और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये वही समुद्रगुप्त है, ओके। जिसने 335 ईस्वी में राजगद्दी संभाली थी। इसने आर्यवृत्त के 9 शासकों और दक्षिण वृत्त के 12 शासकों को हराया था, मतलब कुल 19 शासकों को हराया था और इन्हीं विजयों के कारण इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नाम से विदित है, नाम से पता चलता है कि गुप्ता डायनेस्टी का ये शासक था। इन्हीं विजयों के कारण इसको क्या कहा गया था? भारत का नेपोलियन कहा गया था।
इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। ये कुछ उपाधियां थी। ये उपाधियां किससे संबंधित थी? पहले ऑप्शन में दे दिया अश्वमेधकर्ता, दूसरे में दे दिया विक्रमांक, तीसरे में दे दिया परम भागवत, और ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से सभी, या सभी, है ना। ये सब दे के पूछ सकता है, वैसे इतना आसान आता नहीं है कभी। दूसरी बात, इनको है ना संगीत का काफी शौक था, ये वीणा बजाते थे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दूसरा, कविराज किसको कहा जाता है? ये भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ये जो है किसके उपासक थे? ये विष्णु के उपासक थे। संगीत प्रेमी था, इसके बारे में भी बात हो चुकी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसके सिक्कों पर उसको वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने के कारण ये आइडिया लगाया जाता है कि वो संगीत प्रेमी था। उसका दरबारी कवि कौन था? ये भी पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है ये। उसके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। हरिसेन कौन थे? गुप्त साम्राज्य में एक दरबारी कवि थे। ये किसके दरबारी कवि थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इस तरीके से रिलेट करके हम अगर चीजों को पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया और नालंदा से मिले दो ताम्र लेखों में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। ये एक उपाधि थी इनके पास, ठीक है, तो ये नोट में भी बताया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त के बारे में इतनी सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो समुद्रगुप्त के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था गुप्त साम्राज्य का? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने 380 ईस्वी में राजगद्दी संभाली और इसके समय पे चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। तो फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था जो कि भारत की यात्रा पर आया था, और ये एक बौद्ध यात्री था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के दरबार में आया था। ओके, उसके बाद शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट एक बार नजर से निकालना बहुत जरूरी है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देखो किसने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये उपाधि इससे पहले 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक होते थे, उनका नाम था विक्रमसेन। ठीक है, विक्रमसेन नाम था उनका। विक्रमसेन ने धारण की थी। ठीक है, और पश्चिमी भारत में शक और क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है 57 ईसा पूर्व में, इससे पहले मतलब किससे पहले? चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जा चुकी है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कुल 14 इतिहास में विक्रमादित्य हुए हैं, क्योंकि ये उपाधि जो है 14 राजाओं को मिली है। उसके बाद शाब, शाब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि होता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या ग्रहण करने के प्रमुख केंद्र होते थे। अनुश्रुति के अनुसार, मतलब सुनी सुनाई बात के अनुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिसको क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे। अग्रगण्य मतलब सबसे महत्वपूर्ण थे। 9 में अगर किसी एक व्यक्ति की बात की जाए तो वो कालिदास थे। महाकवि कालिदास अगर इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कालिदास जी के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी महान हुए हैं, शपणक, ठीक है, और उसके बाद अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटक पर, उसके बाद वररुचि। इस तरीके के ये जो नाम है ना आपके सामने, अब जैसे वराहमिहिर जो है कौन थे? ये एक खगोल शास्त्री थे। शंकु कौन थे? ये एक वास्तुकार थे। फलित ज्योतिष के विद्वान कौन थे? शपणक थे ना, क्या नाम था इनका? अरे भाई हो जाओ न, तो इनका क्या नाम था? शपणक। ठीक है, ये कौन थे? ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे, दोनों के दोनों। धन्वंतरी भी इनके साथ ही थे, है ना। तो इस तरीके से ज्यादा तो डिटेल में नहीं रखना है याद। देखो कालिदास जी वैसे ही याद रहेंगे। वराहमिहिर याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि खगोल शास्त्री थे। ठीक है,
वास्तुकार शंकु थे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना बहुत हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने संधि विग्रहिक सचिव संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था। इसका एक संधि विग्रहिक सचिव था, जो कि कौन था? वो था वीरसेन। ये कौन से मत को मानता था? ये शैव मत को मानता था। जिसने क्या किया था? शिव की पूजा के लिए उदयगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां पे एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन ने व्याकरण, न्याय मीमांसा, शब्द, इन सब का प्रकांड पंडित इनको माना जाता है। और इसके साथ साथ वीरसेन एक कवि भी थे। ये कवि भी थे। अब वीरसेन कौन थे? शैव धर्म को मानने वाले थे। ये एक संधि विग्रहिक सचिव थे। किसके समय में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इतनी बातें हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। उनका उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त, दोनों नाम है इनके। समय याद रखना जरूरी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये काफी पूछा गया है। कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त के कार्यकाल की ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घटना एक तरीके से आप कह सकते हैं। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने क्या किया था? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके एक सामंत थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त। इन्होंने जो है क्या किया था? इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? किसका? सुदर्शन झील का। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने पुनरुद्धार करवाया था सुदर्शन झील का। ओके। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। ये लाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। और अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक, उसमें स्कंदगुप्त के बाद है ना, ऐड कर लीजिए आप विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त जो है कौन था? ये गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक था। देखो, श्रीगुप्त ने स्थापना की थी। ठीक है, और विष्णुगुप्त के समय पे अंत हो गया था। गुप्त साम्राज्य इतना चला था। ओके, उसके बाद यहाँ तक हमने बात की राजाओं की, उनकी उपलब्धियों की, उनके समय पे कौन कौन कवि थे, कौन कौन महत्वपूर्ण लोग थे, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त की। अब हम थोड़ा सा राज्य या साम्राज्य किस तरीके से चलता था, सामाजिक आर्थिक मापदंडों मानदंडों के बारे में हम जानेंगे, किस तरीके का जीवन होता था, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य के। ओके, देखो, आप अगर साथ में पॉइंट्स बनाते हैं तो भी अच्छी चीज़ है, अगर आप नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। वीडियो को देखेंगे तो शायद लंबा जरूर जाएगा, बट हो सकता है कि, ऐसा मेरा मानना है, वीडियो को देखने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति या फिर प्रांत, जिसके शासक को उपरिक कहते थे। ये राजनीतिक ढांचा यहाँ से शुरू होता है। पहले भुक्ति के नीचे विषय या फिर जिला नाम का जो है प्रशासनिक इकाई शुरू की जाती थी, जिसके प्रमुख व्यक्ति को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, जिसको मैं जिस तरीके से राजाओं को नहीं लिखवाया मैंने आपको, उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या फिर भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। लगभग सभी राज्यों में, सभी साम्राज्यों में ग्राम सबसे छोटी इकाई देखी गई है। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा संचालित किया जाता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामीक कहते थे। और एक दूसरा सदस्य होता था,
उसको मेहतर भी कहते थे, जो ग्रामीण की हेल्प करता था। ओके। ग्राम समूह की छोटी इकाई जो होती थी वो पेट होती थी। गुप्त साम्राज्य में गुप्त शासक थे कुमार गुप्त, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दामोदरपुर दामोदरपुर ताम्रपत्र में, ये एक ताम्रपत्र था, उसमें भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का भी जो है उल्लेख दिया गया है। ये कुमार गुप्त के समय की बात है। भू राजस्व का 1/4 या 1/6 भाग जो है कर के रूप में वसूल किया जाता था। ओके। उसके बाद ये भू राजस्व की बात है, कर लगा लो या भू राजस्व लगा लो, एक ही बात है। गुप्त साम्राज्य में बलात् श्रम यानी कि विष्टि राज्य के लिए एक आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता के द्वारा लिया जाने पर भी इसके द्वारा जनता को दिए जाने वाला कर भी एक तरीके से माना जाता था। आप इसको छोड़ सकते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है इतना। अब यहाँ पे 5 चीज़ें आती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि होती थी। 5 प्रकार की होती थी। सबसे पहली थी अक्षेत्र। अक्षेत्र पर कृषि की जाती थी, यानी कि जिस भूमि पर खेती की जा सकती थी या जिस भूमि के ऊपर खेती करने योग्य भूमि को हो क्या कहा जाता था गुप्त साम्राज्य के दौरान? अक्षेत्र। वस्तु दूसरे प्रकार की भूमि होती थी जहां पे रहने लायक घर स्थान बनाए गए थे। चरागाह भूमि पशुओं के चारा के लिए जो है इस भूमि को छोड़ा गया था। सिल भूमि ऐसी भूमि होती थी जो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं थी, उसको जो है जोतने योग्य उसको नहीं छोड़ा गया था। एक तरीके से बंजर भूमि आप इसको कह सकते हो। अपृत अपृत एक ऐसी भूमि होती थी जो कि जंगली भूमि होती थी। जंगली मतलब वहां पे जंगल या पेड़ होते थे। सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। देखो क्या होता था, अगर आपने देखा हो आजकल तो म्यूजियम वगैरह के आसपास आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। कुआं होता था और यहाँ पे है ना इस तरीके से कुछ बड़ा सा एक चक्कर सा होता था, जिस तरीके से झूले होते हैं और उनमें कुछ बाल्टियां सी लगी होती थी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जैसे झूले घूमते हुए ऐसे सीधे टेढ़े हो जाते हैं ना अपने आप नीचे ऊपर जाते समय, ऐसे ही होता था। और बैलों इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता था और यहाँ पे बैल ऐसे घूमते थे, तो ये सापट वगैरह घूमती थी और ये इसको घुमा देती थी और फिर अंदर से कुएं के अंदर से वो बैलेट सी थी ना, वो नीचे जाती थी और पानी को लेके आती थी और यहाँ पे कोई नाली होती थी, उसको जो है आगे खेतों में या सिंचाई के लिए यूज करने के लिए किया जाता था। ओके, यूज पानी कुछ इस तरीके से निकलता था, ठीक है। उसके बाद गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होता था। गुप्त काल का व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए थे, जो कि केवल स्थानीय लेन देन के लिए ही चलते थे। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्त काल के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। इम्पोर्टेंट है। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तिगवा में है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। फिर शिव मंदिर है भूमरा में, जो कि नागोड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर पार्वती मंदिर है नयना कुठार में, मध्य प्रदेश में है ये भी। दशावतार मंदिर है ईंटों के द्वारा बनाया हुआ, देवगढ़ में, ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद शिव मंदिर है खोह, नागौड़ मध्य प्रदेश में। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर है, ये भी ईंटों से बनाया गया मंदिर है, भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये 5-6 मंदिर हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कायस्थ कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन औशनम स्मृति में मिलता है। ये है ना, थोड़ा सा क्या हो गया था, बॉम्बिंग मतलब एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आसपास में, तो इसलिए थोड़ा सा रोकना पड़ गया। तो क्या होता है, कायस्थ नाम की एक जाति है, ठीक है। इसका सबसे पहले वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। और
औष्णम स्मृति में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। इन दोनों स्मृतियों में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रखना है कि कायस्थ एक जाति होती है, ठीक है, कहीं आगे आ जाए तो। विंध्य जंगल में शब्र जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, विंध्य जंगल में। उसके बाद मूव करते हैं आगे। पहली बार किसी भी स्त्री के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में पता चलता है, एरन अभिलेख में, और जो कि किसने लिखा था, भानुगुप्त ने लिखा था या लिखवाया था, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु हो गई थी और उसकी पत्नी को उसके साथ सती होने का उल्लेख किया गया है, या उसके अंदर उल्लेख देखने को मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति भी काफ़ी देखी गई है। जो महिलाएं होती थी जो इस प्रकार के कार्य करती थी उनको गणिका कहा गया है, और जो वृद्ध वेश्या महिलाएं होती थी उनको कुटनी कहा गया है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि वैष्णव धर्म को मानते थे। उन्होंने इसको राज धर्म का दर्जा दिया हुआ था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तों का राज चिन्ह क्या था, तो गरुड़ था। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़ के अंदर मिलते हैं। ये जिला ललितपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ पे दशावतार मंदिर है, जिसके बारे में हमने देखा था, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था। और ये कहाँ पे पड़ता है, बेतवा नदी के तट पर पड़ता है। अजंता में कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही गुफाएं शेष हैं, जिनमें गुफा नंबर 16 और 17 गुप्त काल की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में 16 नंबर संख्या जो गुफा है उसमें जो उत्कीर्ण जो मतलब चित्र हैं वो जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ इसमें इतना है, अजंता में निर्मित 29 गुफाओं का जो है वर्णन है। इनमें से 6 की बात बिल्कुल भी नहीं करनी, इसमें से 16 और 17 जो है ना वो गुप्त काल से संबंधित है। अगर ये पूछ लेना कि गुप्त काल से कौन सी गुफा संबंधित है, ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं चित्रशाला कौन सी गुफा संख्या को कहा जाता है, तो 17वीं जो गुफा है उसको चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला में क्या खास बात है, ये बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म, उनका जीवन, महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण, ये महाभिनिष्क्रमण का भी पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता था जब उन्होंने गृह त्याग किया था। ये घटना उनके इस जीवन के उस पड़ाव से संबंधित है। महापरिनिर्वाण, जब उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी तो महापरिनिर्वाण जो है उस घटना को कहा गया था, ठीक है। तो इन सब घटनाओं के जो है चित्र कहाँ पे मिलते हैं, गुफा नंबर 17 में, अजंता में। ओके, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट चीज है, हैशटैग लगा लो इसको। ओके, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो कि बाघ जिला धार मध्य प्रदेश में पड़ती है। इस स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। ओके, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए है कि एक बार पढ़ना, जस्ट रीडिंग देना जरूरी हो जाता है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी होंगी, देखी होगी, पता होगा, कभी ना कभी तो जरूर आगे आई होंगी, है ना। हाँ, तो क्या था, गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र की कहानियां सर्वप्रथम प्रचलित ग्रंथ माना जाता है संसार का बाइबल के बाद। यानी कि बाइबल को पहला नाम दिया गया है और दूसरा नाम किसको दिया गया है, पंचतंत्र की कहानियों को, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। इसको 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसको 5 भागों में कौन कौन से में बांटा गया था, पढ़ना जरूरी है, जिससे हमें क्या होगा कि नाम जो है देखने से ऑप्शंस को टैकल आउट करने में हमें आसानी हो जाती है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अप्रीशाकारित्व, ये सब जो है क्या है, पंचतंत्र की कहानियां जो हैं या पंचतंत्र जो है उसके 5 भाग हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ लिखे थे। सही पढ़ रहे हैं आप,
उन्हीं आर्यभट्ट की बात की जा रही है जो कि खगोल शास्त्र थे, ठीक है। ये गुप्त साम्राज्य के दौरान ही थे। उसने क्या किया था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। आर्यभट्ट का पहला जो है भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, रोटेशन करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर वराहमिहिर ने वृत्त संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक, लघु जातक, इन सब चीज़ों की या ग्रंथों की रचना की थी। वृत्त संहिता में क्या किया गया है, नक्षत्र विद्या के बारे में बताया गया है, वनस्पति शास्त्र के बारे में बताया गया है वृत्त संहिता में। और वृत्त संहिता में क्या बताया गया है, प्राकृतिक इतिहास के बारे में बताया गया है और भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त जो है इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मगुप्त, उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर दी कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर वापस गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ये बात किसने कही थी? ये बात जो है ब्रह्मगुप्त ने कही थी। गुप्त काल में पलकार्णव ने पशु चिकित्सा पर आयुर्वेद नहीं 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 हस्तायुर्वेद, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है से आदित्य ये आ और यू आयुर्वेद, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का नाम है। ये लिखा था, ये किसने लिखा था? ये पलकार्णव ने लिखा था। नवनीतकम, इनकी रचना थी गुप्त काल में ही की गई है, नहीं 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 सॉरी, ये रचना की गई थी गुप्त काल में, ठीक है। ये रचना का नाम था। कई बार है ना नाम ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं। इस पुस्तक में क्या था? इस पुस्तक में नुस्खे वगैरह बताए गए थे, सूत्र वगैरह बताए गए थे, या फिर उपचारों से संबंधित विधियां भी बताई गई थी। नवनीतकम बस किस साम्राज्य की जो है एक तरीके से रचना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। ओके, रोटेट हो गया फोन, हो जा भाई, हो जा सीधा, ठीक है। तो नवनीतकम के बारे में इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। उसके बाद पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना कौन से समय के दौरान हुई थी? गुप्त काल के दौरान हुई थी। उसके बाद मंदिर बनाने की कला का जन्म किस समय पे हुआ? गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय युग है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, ये इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा था, किस समय पर लिखा गया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। या फिर माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ एक वैश्य के प्रेम को वर्णित किया गया है, ये जो है बहुत सारे नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की संस्कृत नाटक पुस्तक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला कर लेता है, रानी को सौंपने का फैसला कर लेता है ध्रुव देवी को। ओके, तो लेकिन उसका बेटा है छोटा भाई, सॉरी उसका बेटा नहीं, उसका छोटा भाई था चंद्रगुप्त, वो जो है रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में चला जाता है और उस दुश्मन को मार डालता है। ये कुछ इस प्रकार की कहानी जो है वहां पे बताई गई है देवी चंद्रगुप्तम में, ठीक है। उसके बाद
कुछ 2 पॉइंट्स बचते हैं यहाँ पे। कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के प्रेम कहानी के वर्णन किया गया है इसमें। भारतीय द्वितीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। तो पहली रचना कौन सी है? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी रचना है जो पहली रचना है, जो पहला ग्रंथ है, पहला महाकाव्य है जिसकी जो है अनुवाद किया गया था यूरोपियन लैंग्वेजेस में। ओके। और दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम को। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही थी। तो पूरे पूरे 30 मिनट्स में हम जो है कर पाए गुप्ता डेंसिटी यानी कि गुप्त काल के बारे में। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ा इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात ये है, कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं। ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट क्यों नहीं किया? पहले से ही रेड कलर में लिखी हुई थी। ठीक है, पहले से ही इन्होंने रेड कलर में लिखी हुई है। लेकिन कई बार ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, उनको भी क्या पता हाईलाइट करना पड़ जाए। तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने पड़ सकती हैं बीच में या आगे भी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वीडियो नंबर होगा 21 और टॉपिक होगा वाकाटक राजवंश। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जल्दी से ही हम कर देंगे। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं, हमारा एफर्ट कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आप कोई सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं, बाकी कोई जानकारी देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।